लास्ट टाइम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हो गया था एंड डाइल्यूशन हो गया था, डाइल्यूशन भी हो गया था ना। ओके तो क्वेश्चन किया है ना वो देखो, मतलब जस्ट पहले से एक सोल्यूशन अगर होगा उसके अंदर अगर हम लोग और पानी ऐड कर रहे हैं तो डाइल्यूशन, और अगर डायरेक्ट कोई कंपाउंड है, सॉलिड है या फिर गैस है, और उसको हम लोग अगर पानी में मिक्स कर रहे हैं तो सोल्यूशन। हाँ तो डायरेक्टली ऐड होता है बाद में, रुको जरा यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ चलो अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लिखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। इसमें दो टाइप रहता है, पहला रहता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर अनहाइड्रस सॉल्ट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो CuSO4 सॉलिड, इसका कलर नहीं वाइट, अनहाइड्रस है, इसके अंदर पानी नहीं है। समझ में आ रहा है? इज रिएक्टेड विथ 5H2 टू फॉर्म CuSO4 डॉट 5H2। ठीक है, तो फॉर्म CuSO4 डॉट 5H2 जिसका कलर हो जाता है ब्लू। यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव रहेगा। याद रखना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो एनर्जी शुड बी गिवन, तो पॉजिटिव। एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ओके, अब दूसरी चीज़ ये केमिकल बॉन्डिंग में अपनी थोड़ी सी रह गई है, तुम लोगों ने शायद से इसका क्वेश्चन किया भी रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है जो हम लोग नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी कर लेते हैं कि ये कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं। समझ में आ रहा है? तो CuSO4 इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, बराबर पता है ना, इतना Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस आयनिक बॉन्ड है। वाटर के अंदर कोवैलेंट, बराबर है कि नहीं? अब इसके अलावा इसमें और एक बॉन्ड रहता है। अब इसमें और एक कौन सा बॉन्ड रहता है, ध्यान दो, Cu2 प्लस, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे करेगा? वाटर से करेगा। किससे करेगा? वाटर से। समझ में आ रहा है? अब ये वाटर से SO4 को तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए है ना, इसलिए 2 प्लस बना है। SO4 से नहीं लेगा, किससे लेगा? वाटर से। वाटर अपने कौन से इलेक्ट्रॉन इसको देगा? वेरी नाइस, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रहा है? तो वाटर के पास ऐसे 2 लोन पेयर रहते हैं, उसने एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Cu2 प्लस को। तो एक ही आइटम जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसे कितने वाटर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं? तो वो रहते हैं 4। कितने रहते हैं? 4। समझ में आ रहा है? क्यों, कैसे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखने का, अभी के लिए सिर्फ याद रखो। ठीक है, अब कितने वाटर बच गए? एक बच गया। ठीक है, अब पहली बात, ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? अभी तक जो बनाया है उसका चार्ज, अभी तक जो बनाया है उसका। तो ध्यान दो, कॉपर का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑल, मतलब क्या बोल सकते हैं? नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो, मतलब इन शॉर्ट तुम लोग क्या कैसे आंसर दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट गलत है। अब Cu का चार्ज +2, वाटर का चार्ज 0, तो इस अभी तक जो कंपाउंड को फॉर्म किया है उसका चार्ज +2 है। समझ में आ रहा है? 2 प्लस है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या है?
SO4 2 माइनस, ये हम लोग ये कंपाउंड बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अपने पास है SO4 2 माइनस विच इज O माइनस डबल बॉन्ड O, क्या बच गया? एक H2O बच गया। कहाँ पे रहेगा या फिर कैसे रहेगा, क्या बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, O माइनस H प्लस, इनके बीच में ऐसे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हो जाता है विच इज कॉल्ड एज, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर पे कौन सा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में? हाँ, आयनिक बॉन्ड है, बराबर ना भाई, आयनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक मिनट, ये कौन सा बॉन्ड है? जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। ओके, हाँ बोलो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखो, फिर ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलो। Cu2+ में 4 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए ऐसा होता है। नहीं, वो बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। तो इसमें अभी, हाँ अभी के लिए स्ट्रक्चर वक्चर कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये तो बाद में कभी भी हम लोग पढ़ सकते थे, मैंने जस्ट याद आया तो बता दिया। अब डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इज नेगेटिव हो गई यार, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैसे ही Fe के साथ 7H2O कंबाइन हो जाते हैं। सेकेंड, FeSO4 solid plus 7H2O giving us, इसका कलर याद है, पढ़ा है कभी? तो इट फॉर्म्स, नहीं डर्टी ग्रीन नहीं, जस्ट ग्रीन, FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है। इसका कलर रहता है ग्रीन, तो इट इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। CeSO4 को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, इसे बोलने का ग्रीन विट्रियोल। इसमें Fe के साथ 6 H2O कंबाइंड रहते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते नहीं बैठेंगे, बट Fe को यहाँ पे जैसे कॉपर को 4 H2O थे, यहाँ पे Fe को 6 H2O कंबाइंड रहेंगे। एंड फिर बाद में बाहर की तरफ क्या रहेगा? यस, एक SO4 एंड उसको एक हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। समझ में आ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। हाँ, मतलब पहले सब कुछ वाइट ही रहता है, फिर बाद में ग्रीन येलो जो भी कलर रहेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। थर्ड, ZnSO4 solid plus 7H2O giving us ZnSO4 डॉट 7H2O। इसका कलर भी रहता है वाइट, ठीक है। मतलब इसका कलर वाइट रहता है, बी नहीं, इसका कलर वाइट रहता है, मतलब पहले भी वाइट था, अभी भी वाइट ही है, ठीक है। या फिर कलरलेस, क्यों वो हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, मतलब DNF ब्लॉक में पढ़ेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। कलर्स के 4 रीजन मैंने लिख के दिए, किसी को याद है? करेक्ट है, डी ट्रांजिशन, उसके बाद पाई पाई कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर। और जो टॉपिक पढ़ा रहा था सालो, मतलब जिसमें ये पढ़ाया था वो बोल रहे हो? नहीं वैसे, अरे हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है उतना ज़्यादा कलर रहता है, ठीक है। तो इसमें डी ट्रांजिशन का रीज़न है जो हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हो गया ये, जल्दी बना हुआ है। सर ये जो CO वाला रिएक्शन है, तो उसमें जो प्रोडक्ट के साइड में जो फॉर्म हुआ है वो सॉलिड है या उसका
क्या किसमें किसमें ये जो CO4 का सॉलिड एवरीथिंग इज सॉलिड। हाँ हाइड्रेशन में सर हमेशा सॉलिड फॉर्म होगा या उसका हाँ सॉलिड, नहीं मतलब अभी इस केस में अनहाइड्रस सॉल्ट में अगर तुम बराबर उतना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितना पानी ऐड कर रहे हो तो सॉलिड ही रहेगा ना वो। तो एनहाइड्रस सॉल्ट जितने होंगे सब में नेगेटिव ही रहेगा। हाँ अब नेक्स्ट सेकंड अनहाइड्रस सॉल्ट के बाद, अच्छा इसके लिए नंबर नहीं दिया था हम लोगों ने कुछ। ओके अब सेकंड नंबर गैसेस, हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयंस, ठीक है। सेकंड इज हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयंस। लिखना स्टार्ट करो। अब गैसियस आयन जैसे कि Na+, ठीक है। Na+, इसको मैंने ऐड कर दिया, Na+ गैस, इसे मैंने ऐड कर दिया वाटर में, तो ये बनेगा Na+ एक्वियस, बराबर है। सिमिलरली Cl H2O Cl एक्वियस, ठीक है। ओके अब मेरे को बताओ इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा Na+ का या Cl- का? ओके वेरी नाइस, क्यों? हाँ बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज, ये हम लोग पहले से पढ़ के हो चुके हैं, वही क्वेश्चन है भैया, केमिकल बॉन्डिंग का ही है, इसमें कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कितने वाटर यहाँ पे कनेक्ट होता है? 6, बराबर है। तो ऐसा एक, अभी ज़्यादा कलाकारी नहीं करेंगे, कैसे होता है ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू, ऐसे 6 वाटर मॉलिक्यूल आता है। हम लोग ऐसे भी सर्कल में बनाएंगे, कंटाला आ रहा है, ठीक है। ये तुमको आता है। अब वैसा ही कौन रहेगा अपना, Cl- रहेगा, ओके। बट इफ दे आर आस्किंग डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन फॉर Na+ and delta H of hydration for Cl-, which one is higher? हाँ Na+ is higher। ये समझ में आ रहा है कुछ? हाँ क्यों नहीं ज़्यादा वाटर सराउंड नहीं, बिकॉज इसकी साइज छोटी है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। Na+ एंड Mg2+, क्योंकि वहाँ पे प्लस चार्ज जा रहा है तो और अट्रैक्ट करेगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में हो गया था, ये यहाँ पे अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ वो कर लिया तो Na+ का ज़्यादा, वही तो उसका रीजन भी ये छोटा है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए किधर? दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है। हाँ तो ऑलमोस्ट ना, एग्जैक्टली नहीं। नेक्स्ट अब देखो इसके बाद, क्यों कंबाइन करेंगे Na+ में? क्योंकि उतना स्पेस है अपने पास, ऊपर नीचे आजू बाजू, एक आगे रहता है एक पीछे रहता है। अच्छा तो उसमें इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं हाँ नहीं वो नहीं एग्जांपल लिया था, वो कबड्डी का एग्जांपल इसमें लिया था हम लोगों ने, वो छोड़ो। अब नेक्स्ट इसके बाद, हाँ वो फुलरिन के लिए था। हाँ नहीं इसमें हम लोगों ने कबड्डी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लैटिस एंथैल्पी लिखो भाई, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। इसमें 2 टाइप की एंथैल्पीज आ जाती है, एक लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी एंड दूसरी लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, याद है? ओके चलो लिखना स्टार्ट करो अपना, ये क्या इसका नाम भूल गया, लास्या और लेखज, हाँ बातें मत कर हम यहाँ पे। अरे नहीं मतलब ऐसे वो LL से है ना, दोनों सेम टू सेम है ना, तो उसका नाम मुझे याद आ रहा था, उधर से मैं उधर पहुंचा। हाँ लेखज, बातें मत कर। अब एंथैल्पी मतलब लैटिस एंथैल्पी, इसमें लिखो, देखो अगर लैटिस ब्रेकिंग है, ठीक है, तो हाँ तो पॉजिटिव, ठीक है। तो लैटिस ब्रेकिंग की पहले हम लोग लिख रहे हैं,
लैटिस ब्रेकिंग, ठीक है। द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है, याद रखना, इतनी बार लिखने के बाद तो मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। एंड इंटरनल एनर्जी इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी क्या रहती है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर when 1 mole of a ionic compound, when 1 mole of a ionic compound, 1 mole of a ionic compound is converted into its ions, converted into its gaseous ions, is converted into its gaseous ions, ठीक है। is called as lattice breaking enthalpy, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा NaCl है, सॉलिड है, इसको हम लोगों ने कुछ एनर्जी दी, एनर्जी दे के ये क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा, Na+ एंड Cl-, कौन से स्टेट में बनाएगा, यस, तो Na+ गैस बनना चाहिए, Cl- गैस बनना चाहिए। डेफिनेशन में किसी को कुछ दिक्कत, डेफिनेशंस याद रखनी है, मतलब रिएक्शन में क्या होता है वो पता रहना चाहिए भाई, कि यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में ही जाता है, अगर गलती से एक्वस स्टेट लिख दिया गलत है, ठीक है। अब दूसरी क्या रहती है, लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसमें क्या होगा, जो हमारे आयंस है, हमारे पास कौन से आयंस है, Na+ गैस एंड Cl- गैस, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड बनाएंगे, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ऊपर वाली लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके, तो डेल्टा H ऑफ एंथैल्पी इज पॉजिटिव, नीचे वाली लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव है, फॉलोड, ठीक है, ओके, लिख दो। The energy released, बाकी सब सेम, when 1 mole of gaseous ions are converted into its ionic salt, okay। अब ये रिएक्शन होती है क्या, ये रिएक्शन नहीं होती। हेस लॉ का वही एडवांटेज है कि भले रिएक्शन हो या ना हो, अपने को हाँ मतलब एक थ्योरेटिकल आंसर तो वो दे ही सकते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, ओके, देखो हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो पहले सॉलिड क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा, फिर बाद में क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, फिर गैस आयंस में ब्रेक डाउन होंगी, फिर बाद में ये बनेगा, मतलब लैटिस एंथैल्पी का आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली नहीं होता, मतलब एकदम हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इसको निकाल नहीं सकते लैब में, मतलब ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं बट तो हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, याद है कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है, ओके। तो हम लोग अभी यूज़ करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। वो इस चैप्टर का था, मैंने तभी चिल्ला चिल्ला के बोला भी था कि हाँ कि हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके वो अलग अलग से पढ़ेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल के सारे जो भी हम लोगों ने चीज़ें यूज़ की थी ना, वो हम लोग एक एक करके अभी अच्छे से पढ़ के हो चुके हैं, तभी मैंने ऐसे 5 मिनट में एक्सप्लेन किया था ना वह, तो वो सब हो गया है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग ये रिएक्शन ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लेट अस से कि वी आर सॉल्विंग फॉर लैटिस फॉर्मेशन, ये रिएक्शन हो नहीं सकती, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन अगर नहीं हो पाएगी तो अभी हम लोग सीधा नहीं जाएंगे, हम लोग टेढ़े जाएंगे, जो रिएक्शन होती है उनको यूज़ करेंगे। तो NaCl हम लोग आयन से नहीं बना सकते हैं, बट किससे बना सकते हैं, नहीं HCl और NaOH नहीं, उनके एलिमेंट्स से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, एलिमेंट्स से। NaCl बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम कौन से स्टेट में रहता है, एंड Cl2 कौन से स्टेट में रहता है, Cl2 ही बोल दिया मैंने, Cl कौन से स्टेट में रहता है, Cl2 एंड गैसियस स्टेट, समझ में आ रहा है, ओके। तो एंड NaCl कौन से स्टेट में बनता है, ओके। बैलेंस करो,
वेरी नाइस। हाँ, गलती से इधर 2 एंड उधर 2 मत करना बे। एंथैल्पी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन, बराबर, वेरी नाइस। तो हाँ, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन का यूज करके हम लोगों को ऊपर वाले रिएक्शन फॉर्म करनी है, समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? Na को गैस में, वेरी नाइस, सीख गए तुम लोग, देखा कितना मस्त पढ़ाता हूँ मैं। अब तो पहले Na को कन्वर्ट किया हम लोगों ने Na गैस में, सब्लिमेशन, वेरी नाइस। फिर बाद में Na गैस को कन्वर्ट करेंगे Na प्लस गैस में, बराबर। इसको क्या बोलने का? आयनाइजेशन, वेरी नाइस। उसके बाद तो उसमें एक ही होता है। हाँ, अब फिर बाद में Cl को बॉन्ड एंथैल्पी, वेरी नाइस। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे हम लोग, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? Cl बनेगा। एक Cl2 में 2, हाँ, हाफ बॉन्ड एंथैल्पी, वेरी नाइस। एंड फिर बाद में Cl गैस को Cl माइनस गैस, बराबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड फिर बाद में इन दोनों को ऐड करने के बाद लेटेस्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक बा? ओके, तो लिख देते ये सब। तो क्या हुआ? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, bond enthalpy of Cl2/2 and electron gain enthalpy, and फिर बाद में रेडिस एंथैल्पी। चलो अब यहाँ पे क्या बोलते हो उसको? हेस लॉ अप्लाई करो। नहीं वैसे नहीं रे। हाँ हाँ, तो बताओ क्या है, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? हाँ, मतलब वापस अच्छे से कोई बताओ, हैंड रेस करो भाई। वहाँ पे तुम लोग 4 जन एक साथ बैठना बंद कर दो यार, ठीक है? बताओ मेरा क्वेश्चन क्या चालू है? वो डिस्टर्ब कर रहा है तो तू डिस्टर्ब क्यों हो रहा है ना बे? ये क्या है, तू हमेशा ऐसे रीजन देते तो मुझे अरे देख, वो दोनों कैसे शांत हो गए ना, उनको पता है कि हम लोग ऐसे कल्प्रेट है, हम लोगों की गलती है, चुप हो जाता है। तू क्यों खुद को हमेशा डिफेंड करके बैठता है ऐसे? मतलब ठीक है ना ऐसे? हाँ, ओके, तो इसलिए तू हमेशा फंस जाता है और कुछ नहीं। अभी वापस पीछे मुड़ के उसको गालियाँ देने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या तेरी दिक्कत क्या है? मतलब ऐसे होता है तो चुप हो जाने का। ऐसे जितना आर्ग्यू करेगा उतना मैं मारूंगा साले तुझे किसी दिन। अब कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कोई हैंड रेस करो बे और मुझे आंसर बताओ। तुझे तो क्वेश्चन ही नहीं पता है। अब ठीक है, चलो अब सच्ची है क्या? अबे कुछ भी किधर से कॉपी कर रहा है तू? हाँ, अरे यार। अब तो बताओ बे, इसमें एक्सप्रेशन क्या आएगा? कोई हैंड रेस करो और बताओ अच्छे से, मतलब पूरा। हाँ बोल। हाँ, delta H formation is equals to delta H sublimation plus delta H ionization, बराबर है। यस, आ रहे तेरे को अब। करेक्ट है। अब तो देखो बे, यहाँ पे ये मेन रिएक्शन है, नहीं तो हम लोग ने इसके पीछे एग्जाम में इसके पीछे भागने लग जाता है। मेन वो रिएक्शन है। वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही थी NaCl फॉर्मेशन की। उस रिएक्शन को हम लोगों ने 5 अलग अलग स्टेप्स में किया कि पहले Na को गैस में लेके गए, फिर आयनाइज किए, फिर बॉन्ड ब्रेक किया, फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर दोनों को ऐड करके लैटिस बनाया। समझ में आ रहा है? तो इस ऊपर वाले रिएक्शन से नीचे वाले रिएक्शंस इक्वेट होती है, ठीक है? तो फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल प्लस delta H of ionization of metal plus bond enthalpy of non metal x2 लिखता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 होगा, बट अगर MgCl2 रहता तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं होता। समझ में आ रहा है? NaCl में मतलब ऐसे NaCl भी नहीं लिखते, रुको, M X N डिवाइडेड बाय N नहीं होगा। हाँ, डिवाइड बाय 2 इंटू N। अब करेक्ट है। देखो, अगर ये Cl2 रहेगा तो 2 इंटू D, 2/2 2 कैंसल आउट हो गया, जस्ट बॉन्ड एंथैल्पी आएगा।
अगर ये AlCl3 आ गया तो AlCl3 में वो 3/2 क्योंकि 3 क्लोरीन चाहिए वैसा, ठीक है, प्लस फिर बाद में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी ऑफ x प्लस लेडिस एंथैल्पी। इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं, MyXn My, ये भी तो आ सकता है, तो Y मतलब Al2O3, समझा। अब उतना हम लोगों ने नॉन मेटल के लिए किया तो मेटल के लिए भी कर लेते हैं। तो Al2O3 में अगर 2 Al आ गए तो यहाँ पे सब्लिमेशन को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Y से, एंड आयनाइजेशन को भी Y से। बट इसको मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं। फॉर्मेशन और लैटिस एंथैल्पी वैसे के वैसे रहती है। ये एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो एक आध बार बीच में आया भी है, ठीक है। बॉर्न नेबर के क्वेश्चन ज्यादा करके मेंस लेवल पे नहीं आए। बोलो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव है तो डायरेक्टली माइनस की करते हैं। नहीं, हमेशा किधर फॉर्मेशन ब्रेकिंग वो डिपेंड कर रहा है क्या पूछे। अच्छा हाँ, इसमें हाँ, फॉर्मेशन यस। सर तो Al2O3 में तो फिर एल्यूमिनियम के 3 हो जाएंगे ना आयनाइजेशन। हाँ, तो वो ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, मैंने ओवरऑल ही लिखा है मतलब ऐसा। और एग्जाम में भी मेजरली वो डायरेक्ट ही दे देंगे कंबाइन करके, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये मैंने जनरलाइज फॉर्म दिया है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये बना नहीं पाओगे ना, वो अगर मतलब तुम लोगों को कोई भी कंपाउंड है तो उसको सॉल्व करने के लिए इजी करे, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव है। यस, ये फॉर्मेशन की इक्वेशन है। चलो आगे बढ़े। हाँ, क्या से पॉजिटिव, अगर ऐसा कोई कंपाउंड रहे, क्यों कौन वो उंगली कर रहे हैं, दो इधर रिमोट, इसके पास है रिमोट, पास करो। रिमोट को हाथ नहीं लगाने का, रिमोट यहाँ पे इधर लगाया नहीं है क्या अभी तक वो रिमोट? नहीं नहीं चलता है, इधर फर्स्ट बेंच पर रहना चाहिए, पास करो। है ये 16 पे कौन रखता है बे? हाँ पहले और वो खिलौना नहीं है, तुम लोग अपने घर पे जाके एसी के साथ खेला करो, यहाँ पे नहीं आके, ठीक है। अगर एसी को कुछ हुआ तो तुम लोगों से पैसे लिए जाएंगे। सर ये रिएक्शन में अपने स्टार्टिंग में पाई वगैरह क्या क्या वो समझा। हाँ देखो, अगर अभी यहाँ पे NaCl में एक ही N है तो एक ही बार ये यूज मतलब सब्लिमेशन एक ही मूल का होगा। पर अगर Al2O3 रहेगा तो 2 Al आएंगे, तो 2 Al के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे My है ना, Al2 में 2 Al इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे Ym है तो Y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसा वो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो सर इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो वो इक्वल टू y होना चाहिए ना डिवाइड। नहीं ना, वो बॉन्ड ब्रेकिंग x का हो रहा है, x2 मतलब ये x2 रहता है इसलिए। बोलो हाँ, प्लस देन माइनस, ओवरऑल माइनस। अभी के लिए वी आर अप्लाइंग हेस लॉ ना, इट इज एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ऑफ प्लस अपने आप नेगेटिव बनेगा। बोलो ये वाले, हाँ मतलब Cl2Br2 Cl2Br2 उधर का बॉन्ड ब्रेकिंग, उसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वैसा। हाँ चलो क्या, ओके। अब नेक्स्ट देखो भाई, हेडिंग लिखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वापस कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ solution, but now we are learning it for salts, ठीक है। अब now in case of salts, पहले तो पानी के अंदर जाने के बाद salts का होता क्या है? शुभ Na plus Na plus Na plus Na plus Na plus Na plus
ओके एंड फिर बाद में Cl माइनस। ओके अब सबसे पहले पानी में डालने के बाद क्या होगा? हाँ मतलब लैटिस ब्रेक होगा, बराबर है। ओके तो इसका लैटिस ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड लैटिस ब्रेकिंग में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। ओके पहले से आयंस ही है। स्टेट कौन सी रहती है? हाँ गैस स्टेट में ये निकल गए बे, ये समझ में आ रहा है? ये एंड फिर बाद में अपने Cl माइनस ये। बट ये हम लोग अभी किस में ऐड किए थे? वाटर में। तो वाटर इन आयंस को देखेगा और फटाक से क्या करेगा? हाँ क्या मतलब सराउंड करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस का नाम है हाँ हाइड्रेशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो फिर बाद में Na+ एंड ये हमारे Cl माइनस। इनको ऐसे पानी ने सराउंड कर लिया। जिसकी वजह से ये वापस कंबाइन भी नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सॉल्ट्स का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पहली बात तो सॉल्ट जब हम लोग पानी में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो NaCl सॉलिड जब हम लोग इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं Na+ aqueous प्लस Cl माइनस aqueous। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलने का? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे लास्ट बेंचेस। तो बट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये सॉलिड से ऐसे Na+ aqueous एंड Cl माइनस aqueous बनाने में कितनी स्टेप्स है? 2 स्टेप्स है। कितनी स्टेप्स है? 2 स्टेप्स। देखो भाई ये यहाँ पे सॉलिड से एक्वियस में चला गया। समझ में आ रहा है? इस ओवरऑल स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझे? विच इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? लैटिस एंथैल्पी। वेरी नाइस। तो लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी। दूसरी स्टेप क्या रहती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये कुछ समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी? करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था आई गेस। ठीक है वापस सेम ही क्वेश्चन करेंगे। ओके अब देखो बे यहाँ पे कैसे करें? डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव फॉर्मेशन इसमें किधर है बे? कुछ भी लैटिस फॉर्मेशन का दिया है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl नहीं दिया है पे। फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस दिया हुआ है। फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है वो। लैटिस गैसियस आयंस से जब बनता है तो लैटिस एंथैल्पी रहती है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है बट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लैटिस दिया है, बट हाइड्रेशन में लैटिस ब्रेकिंग होता है। ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? यहाँ पे सोल्यूशन एंथैल्पी में हम लोग लैटिस फॉर्म कर रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। हाँ फॉर्मेशन दिया है जो नेगेटिव है, बट सोल्यूशन में लैटिस ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसको हम लोग उल्टा लेंगे, लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी लेनी पड़ेगी। तो वो आप पहली बात तो -790 क्या हो जाएगा? +790। ये समझ में आ रहा है? इतना ही चेंज करके दे सकते हैं। वो उल्टी रिएक्शन दे दी है, तुम लोगों को उसको समझ के लिखना है। ठीक है तो ये जो है दिस इज फॉर्मेशन
ठीक है, इसको ब्रेकिंग में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, अपने शब्द में वहाँ पे लिख के रखना चाहिए, तो बाद में समझेगा नहीं, मतलब देखोगे वापस तब। तो दैट इज एंथैल्पी प्लस क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या दैट दिस इज फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ब्रेकिंग अकर्स। हाँ, तो दैट इज ब्रेकिंग एंथैल्पी इज प्लस 790, तो प्लस 790 किलोजूल प्लस माइनस 786 किलोजूल पर मोल। वो मैं पर मोल लिखना भूल गया, तो आंसर आएगा प्लस 4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ओके। तो डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडो, ओके, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। So during dissolving मतलब dissolution of NaCl, solution becomes hot or cold? Very nice. Solution cold होता है, क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दो बे, यहाँ पे भूल गए रहोगे तो मैं याद दिलाता हूँ। जब तुम लोग नमक पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, क्यों? तो एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ठंडा क्यों हो रहा है? तो वो, हाँ, वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है ना, वो पानी से नहीं, ग्लास किधर पे, कौन सा कंडक्टर रहता है? ग्लास नहीं रहता ना, पानी से लेगा। कहाँ से लेगा? पानी से। समझ में आ रहा है? तो पानी से हीट एब्जॉर्ब कर ली तो पानी कूल डाउन हो गया, फिर बाद में अपने हाथ को मतलब कोल्ड फील होता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा फील होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ड्यूरिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो गई है। लिख दो। नहीं, उसका रीजन अलग है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सॉल्यूशंस चैप्टर में देखते हैं, वो अलग है। अब नेक्स्ट लिखो बे, हाँ, वो बाकी आइस वाइस का बाद में देखेंगे। चलो लिखो। क्या क्या? हाँ, तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। यस, तो गर्म करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे वो कृषा ना, कृषि, हाँ, वही जो कुछ है। हाँ, चलता है। अब तो लिखो भाई। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, हेडिंग लिखो, रेजोनेंस एंथैल्पी। चलता है ना, अभी पढ़ा लूंगा, इतना ही है। चलो अब ध्यान देंगे जरा, बातें बंद वहां पे सब जन। अब रेजोनेंस एंथैल्पी ये पहले समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या रहता है। ठीक है, तो देखो जरा, पहली बात, रेजोनेंस कब होता है? हाँ, जब ऐसे ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं, बराबर। अब रेजोनेंस एंथैल्पी में हम लोग और एक चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब ये रेजोनेंस एंथैल्पी पढ़ने से पहले अपने को ये आना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब ध्यान दोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजन ऐड करना। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन किस में ऐड किया जाता है? डबल बॉन्ड में ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है? डबल बॉन्ड। तुम लोगों को ये कंपाउंड का नाम पता होगा, इसे क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। अब इस इथीन में मैंने ऐड कर दिया एक H2 गैस। समझ में आ रही है? अब ये डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन इधर गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे गया, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, इसे बोलने का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नहीं, वो खुद से होता है, मतलब उसको कार्बन से बहुत मोहब्बत है, खुद से चला जाता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी जाता है। ओके, अब देखो भाई, तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नेगेटिव। अब जरा ध्यान दो सब जन, अब होता क्या है, हाँ रेजोनेंस एंड ऑल वो सब में पढ़ाते बैठने वाला हो नहीं है, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेशन भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। अपने को अभी के लिए सिर्फ क्या पता रहना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है पक्का? ओके, अब डायरेक्ट हम लोग एक ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं, ध्यान दो। वो भी नहीं देखना है, वैसा नहीं देखना है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग इतना डिटेल में नहीं देखने वाले, हम लोगों को रेजोनेंस देखना है अभी के लिए सिर्फ। बट हाँ यहाँ पे हाँ मतलब अगर तुम बोल रहे हो ना सब कुछ, तो वो हम लोग पहले से एक मतलब शॉर्ट में देखे हो चुके हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके हाँ सबकी वैल्यूज दी रहेंगी, मतलब ये देखो भाई हर एक बॉन्ड की एंथैल्पीज दी रहेंगी, एच बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, वो सब दिया रहेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ तो क्या फॉर्मूला क्या है उसका? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यूज करने का बॉन्ड एंथैल्पी में। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर्मेशन में यूज करते हैं। फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी सब जगह पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी अपने को कुछ अलग देखना है, ध्यान देंगे सब जन। अब एक ग्राफ पढ़ता है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आ सकता है। तो ये एक्सिस है हमारा एनर्जी का, ये एक्सिस है हमारा टाइम पास के लिए कुछ, तो ठीक है। हाँ मतलब उसका कुछ मीनिंग है नहीं, एनर्जी के अगेंस्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए तो स्पीशीज 1 2 3, ओके। जरा पहले नाम देख लेते हैं चीजों के। इसे क्या बोलते हैं? कितने कार्बन इसमें? 6 कार्बन, मतलब कौन सा अल्केन? हेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सेन। बट ये स्ट्रेट चेन हेक्सेन है क्या? ये साइक्लिक हेक्सेन है, तो क्या बोलने का? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सेन। नाम समझा? साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक बॉन्ड, कौन सा हेक्सीन? साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रहा है? साइक्लोहेक्सीन, ओके। तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में दो बॉन्ड, कुछ भी ये कौन सा लॉजिक है? 2 डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बन जाता है। हाँ तो इसको बोलने का साइक्लोहेक्सा डाइईन, डाई 2 डाइईन। समझ में आ रहा है? हाँ वो ऑर्गेनिक में देख लेना, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ नाम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं वैसा। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मैम। नाही मॅम, मी मलाडमध्ये आहे ना आज. इथून तरी 10:30पर्यंत संपणार आहे, पण मग नंतर मला वाकडे सरांच्या घरी किंवा तिकडे वाकडे क्लासेसमध्ये जायचं आहे. मग हे द्यायला, इन्व्हिटेशन द्यायला वाकडेमध्ये जाऊन येणार आहे आज मी ऑन द वे. तर मग हां, मग नंतर मग मी म्हणजे पकडून चाला ना 12 12:30. हां 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 हो हो चालेल. हां चालेल. ओके ओके चालेल, ठीक आहे. ओके चालेल चालेल, ठीक आहे मॅम. ओके चालेल. अब ओके, अब यहाँ पे सब जन ध्यान दो. तो नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सा डाई. इसका नाम बेंजीन. ठीक है, ये क्या है? बेंजीन. ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा हूं अभी. ओके, तो बेंजीन बन गया. अब नेक्स्ट ध्यान दो भाई. तो सुनो, हमारे
साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी इधर किधर रहती है। इसमें मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा ऊपर लेते हैं, बहुत नीचे लग रहा है। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या ऐड कर सकते हैं? हाइड्रोजन। तो इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया हाइड्रोजन, एंड इसमें इस रिएक्शन में डेल्टा एच आया -120 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ठीक है। एंड नीचे आने के बाद वो क्या बना? हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है यहाँ पे क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्डेड साइक्लोहेक्सेन फॉलोड। पक्का? ओके। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए, -120 किलो जूल। अब साइक्लोहेक्साडाइईन को ट्राई करके देखा। साइक्लोहेक्साडाइईन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 लगेंगे, बराबर। H2 हाइड्रोजन मतलब H2। कितने H2 लगेंगे? 2 लगेंगे। 2 H2 लगेंगे, डेल्टा H कितना आएगा? डबल आएगा। वेरी नाइस, ओके। इतना समझ में आ रहा है? एक डबल बॉन्ड के लिए -120, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या बनेगा? -240 किलो जूल पर मोल। एंड फाइनली ये तभी भी क्या दे रहे हैं अपने को बना के? साइक्लोहेक्सेन ही देगा। डबल बॉन्ड निकल जाता है हाइड्रोजन ऐड करने के बाद, इसमें किसी को कुछ दिक्कत? पक्का। फिर बाद में हम लोगों ने उठाया बेंजीन। बेंजीन में कितनी वैल्यू आएगी? हाँ, मतलब कितना होगा? -360। हाँ, बाय द वे, which one has least energy? साइक्लोहेक्सेन, हाँ, साइक्लोहेक्साडाइईन, किसी में सबसे कम एनर्जी है? हाँ, साइक्लोहेक्सेन में सबसे नीचे ये है ना, एनर्जी एक्सिस पे नीचे साइक्लोहेक्सेन। फिर थोड़ी एनर्जी किस में ज्यादा? हेक्सेन में। फिर और एंड फिर एकदम बेंजीन में। ठीक है। तो बेंजीन की वैल्यू आनी चाहिए थी -360। ये बेंजीन है, इसकी वैल्यू 3 हाइड्रोजन ऐड करने के बाद आनी चाहिए थी -360 किलो जूल पर मोल। बट जब लोगों ने चेक किया, हाँ, तो इसकी एनर्जी एक्चुअली कम आई। तो इसकी एनर्जी आई लेट अस से नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इससे भी कम दिख रहा है, वो इसके कम है। ठीक है। एंड इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो बनी, क्यों अपने नंबर क्यों देते हो तुम लोग ऐसे? -208 किलो जूल पर मोल। ये समझ में आ रहा है? पक्का। तो बेंजीन की एनर्जी कितने से कम हुई? 152 से कम हुई। कितने से कम हुई? 152 से कम हुई। रहनी चाहिए थी -360 पे, बट अभी वो कम हो गई। कितनी हो गई? -208। तो कितने से कम हो रही है उसकी एक्चुअल एनर्जी? 152 से। ये एनर्जी कम होने का रीजन क्या है? रेजोनेंस है। तो ये जो एनर्जी का गैप है, इसको हम लोग क्या, कौन सी एनर्जी बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। वेरी नाइस, सीख गए तुम लोग। इसमें कोई दिक्कत? सो दिस गैप इज ड्यू टू रेजोनेंस। ये देखो बे, रेजोनेंस की वजह से चीजें स्टेबल बनती है, एंड स्टेबल जब कोई चीज बनती है तो उसकी एनर्जी कम होती है। इसकी एनर्जी जो कम हुई वो कितने से कम हुई है? तुम लोग प्लस और माइनस अभी भी नहीं बता रहे हो। -152। वेरी नाइस, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। तो रेजोनेंस एनर्जी भी प्लस में रहती है, माइनस में रहती है? माइनस में रहती है। समझ में आ रहा है? एंड रेजोनेंस की वजह से हमेशा हर एक चीज स्टेबल बनेगी। कोई भी दिक्कत? लिख दो ये जल्दी, बोलो। ऐसा भी देख सकते हैं ना कि इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें सिर्फ एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, ध्यान दो।
इसमें तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। तो देखो ये कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ब्यूटीन बोलते हैं, ओके। उसको भी क्या बोलेंगे? तो डिफरेंस क्या है? तो क्या है मतलब तो क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब इस आइसोमर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नहीं, तुम लोग भूल गए हो, मैं याद दिलाता हूँ, चुप है। सिस ब्यूटीन। एंड दूसरे वाले को बोलते हैं चेयर। कौन बोल रहा है भाई? ट्रांस ब्यूटीन। मैं भी चेयर लिखने जा रहा हूँ, ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। ये ऐसा कुछ याद है? सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन? नहीं, ओके। वो डाइपोल मोमेंट में जाके चेक करना, दिस इज डाइपोल एक्टिव, दिस इज डाइपोल इनएक्टिव, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों एड अप हो जाता है। ऐसा कुछ एक बार पढ़ाया, अभी दूसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये बहुत अच्छे से आराम से होगा। अब ध्यान दो बे, इसमें हम लोगों ने और एक क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे, जैत्र और हृदय, यहाँ पे ध्यान दो। तो इसमें और एक क्वेश्चन पढ़ा था, विच वन इज मोर स्टेबल? हैंड रेस करो बे, सिस वाले हैंड रेस करो, ओके। अब ट्रांस वाले के साथ जो है वो हैंड रेस करो। तू दोनों के साथ हैंड रेस किया क्या? नहीं, हाँ ओके। हाँ, तो ट्रांस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल भाई। नहीं, बिकॉज यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप्स नजदीक आ गए, इन दोनों के बीच में होता है रिपल्शन। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप्स बहुत दूर है, इनके बीच में रिपल्शन नहीं होता, ये एकदम स्टेबल फील करता है। याद है ऐसा कुछ रिपल्शन का आंसर? चलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में पढ़ लेना। अभी के लिए ध्यान दो, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? देखो भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन फॉर ट्रांसब्यूटेन, सॉरी सिस ब्यूटेन इज माइनस लेट अस से 300 किलोजूल पर मोल। ये मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये मेरे मन से मैं कुछ अच्छा लगे वो नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रोजनेशन, सॉरी, इज माइनस 295 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ आइसोमराइजेशन? क्वेश्चन समझा? इसमें कोई डाउट? किसी को इसका आंसर देना है या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ? पहली बात तो प्लस माइनस ये आंसर के साथ आंसर देना भी स्टार्ट कर दो इसमें। ओके, हाँ क्यों? वेरी नाइस, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करने का, क्या करने का? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन एंथैल्पी छोड़ के बाकी हर जगह पे तुम लोग क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। समझ में आ रहा है? अब इसका प्रॉपर रीजन समझो भाई, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दो। ये हमारा सिस ब्यूटेन, सिस ब्यूटेन में जब हाइड्रोजन ऐड किया गया, ठीक है, तो ये क्या बना? ये बना ऐसा कुछ, 4 कार्बन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड निकल गया, ट्रांस ब्यूटेन। इसमें भी जब हाइड्रोजन ऐड किया गया, ये भी क्या बना? सेम टू सेम बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? 4 कार्बन, ठीक बा? ओके, तो अभी तुम लोगों को बोला है इधर से इधर जाते वक्त इनके बीच का गैप कितना है? गेटिंग इट? आइसोमराइजेशन, ठीक है। इसके लिए क्या बोला था? हाँ, -300, मतलब ये पहले से थोड़ा ऊपर था, एंड इसके लिए -295। अब ये ऊपर से थोड़ा नीचे आया ना भाई, तो एनर्जी गैप कितना हो गया? -5, क्योंकि एनर्जी इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है?
बट इतना पूरा लॉजिक तुम लोगों को एग्जाम में किधर भी अप्लाई करने की जरूरत है क्या? तुम लोग डायरेक्ट हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर फॉर्मेशन एंथैल्पी। समझ पा रहे हो? लिख दो। हाँ करके रखो, काम आएगा। ठीक है, हाँ कुछ भी, यस यस। अब ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, नहीं रुको, पहले एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे हम लोग। सब जन अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। ए ऋषि इधर, अब एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते चलो, नहीं तो तुम लोगों को ये निकालने नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग करे हो। सब जन यहाँ पे भी ध्यान दो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम कृषि, यहाँ पे देखो, नहीं ऋषि नहीं कृषि, देखा उसका कृषा नाम ही अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो तो इसमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग पहले बता रहा हूँ, ठीक है? इतना मन पे लेने की जरूरत नहीं है वैसे, ध्यान रखने के मतलब, बट ठीक है। अब पहली बात, जब कोई एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl ये ब्रेक डाउन हो जाए एंड ये बनाए H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस, समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा एसिड डिसोसिएट हो रहा है? एक्वियस HCl डिसोसिएट हो रहा है, गैसियस नहीं, पहले से पानी में है एंड वही बाद में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन शुड बी प्लस और माइनस, ये रहता है पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें हम लोग एक नोट लिख देंगे पहले, सबसे पहले नोट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वियस आयन इज 0। ये क्या रहता है? 0 हमेशा। ठीक है, ये एक्चुअली 0 रहता है क्या? नहीं, IUPAC ने बोला 0 मान लेते हैं, हाँ तब आंसर निकाल पाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे HCl अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो थोड़ी सी वैल्यू H प्लस को जा रही है ब्रेक डाउन करने में, थोड़ी सी एनर्जी Cl माइनस को ब्रेक डाउन करने में जा रही है। किसको एनर्जी कितनी जा रही है निकाल पाएंगे कभी? नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम लोग हाइड्रोजन को ही हमेशा, मतलब बाद में हम लोग ना एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोगों ने 0 वोल्ट ले ली है, इलेक्ट्रोड करंट वोल्टेज उसको भी 0 वोल्ट पकड़ लिया है। ये बेचारे हाइड्रोजन को ऐसे रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है, किधर भी ऐसे उसको, हाँ मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन H प्लस आयन की फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी मानी है? 0। एक्चुअली रहती है क्या? नहीं, मान ली है। अब फिर बाद में इसके ब्रेकडाउन में जितनी भी एनर्जी रहेगी वो सारी एनर्जी किसको हम लोग असाइन कर देंगे? Cl माइनस को, समझा? एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक आयंस की वैल्यू निकालते जाते हैं। ठीक है, अब फिर बाद में यहाँ पे लेट अस से कि Cl माइनस की वैल्यू आ गई, तो अभी NaCl के लिए जो वैल्यू आएगी उसमें Cl की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो Na प्लस की भी निकाल सकते हैं। क्या बड़बड़ हो रही है, समझ पा रहे हो? एक पकड़ने की वजह से, एक पकड़ लिया H प्लस 0, Cl माइनस आया, अब वो Cl माइनस से Na प्लस आया, फिर वो Na प्लस से किधर तो Na2SO4 निकाल लोगे, फिर SO4 आया तो भाई तुम लोग MgSO4 निकाल लोगे। कुछ भी निकालते बैठो ना भाई, अभी घुमाते रहो उसको। समझ में आ रहा है? हेस लॉ घुमाते रहो, मतलब हेस लॉ अप्लाई करते रहो। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात, ये फिर भी है ना बहुत प्यार से डिसोसिएट हो जाता है, इजीली डिसोसिएशन। बट ये एसिड, इस एसिड का नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
ये ना डिसोसिएट होते वक्त बहुत नाटक करता है, मतलब टूटा भी, ये टूटेगा तो क्या बनाता है CH3 CO माइनस प्लस H प्लस, बराबर है। तो इसमें एरो और ऊपर वाले में एरो सेम दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। वाई? बिकॉज ये ऊपर वाला जो है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसको डिसोसिएट होने में एकदम मजा आ जाती है, H प्लस इजिली दे देता है। बट नीचे वाला जो है इट इज अ, मतलब इसको H प्लस देने में अच्छा लगता है क्या? अंतर समझ में आ रहा है? तो अगर इसने अपना H प्लस दे भी दिया तो वो वापस कंबाइन होता है एंड ऐसे वापस पीछे आ जाता है। फॉलो कर पा रहे हो? इधर तो कोई भी दिक्कत? ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो पहली बात, इन दोनों में फिर किसको डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? हाँ, वीक एसिड को, मतलब एसिडिक एसिड को ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ओके, अब देखो, ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है बे? जब कौन किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड में मोस्ट रिएक्टिंग पार्ट कौन सा रहता है? H प्लस। कौन रहता है? H प्लस। एंड बेस में कौन रिएक्टिंग पार्ट रहता है? OH माइनस। समझ में आ रहा है? तो जब एक H प्लस एक्वियस, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है? 0, ठीक है। किसी दूसरे OH माइनस एक्वियस के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, ये क्वेश्चन आया रहेगा शायद से तुम लोगों को, वो जो तुम लोग बोल रहे हो ना, कुछ वैल्यूज पहले से पता रहनी चाहिए, ये वो रहेगा। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये दोनों क्या बनाएंगे? H2 एक्वियस। समझ में आ रहा है? एंड इधर तुम लोगों को इसकी वैल्यू पता ही रहनी चाहिए, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.3 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? इसको जब तुम लोग 4.1218 से डिवाइड करोगे तो -13.2 किलो कैलोरी पर मोल आता है, ठीक है। और -13.2 किलो कैलोरी पर मोल, इसमें कोई दिक्कत? इस पूरे चैप्टर की इकलौती वैल्यू जो तुम लोगों को याद रखनी ही है। फॉलोड? अब हाँ, 1 मोल HCl, 1 मोल NaOH मिक्स किया, वाटर बना, जो एनर्जी चेंज आई वो। हाँ बोलो। एक्वियस में। अब नेक्स्ट ध्यान दो सब जन। हाँ, ये इकलौती, ठीक है। हाँ, वो करेंगे ना, बिल्कुल आते हैं। अभी तुम ऐसे बोलोगे फिर बाद में क्वेश्चन में सब जन करेक्ट आंसर देंगे, मेरे को मजा नहीं आएगा। अब देखो, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल HCl एक्वियस प्लस NaOH एक्वियस। देखो भाई, इसमें ना ये Cl और Na ये टाइम पास है, समझ पा रहे हो? रिएक्शन हमेशा किसमें होती है? H प्लस एंड OH माइनस। एसिड और बेस में एसिडिटी एंड बेसिसिटी प्रदान करने वाला जो कैरेक्टर है वो H प्लस एंड OH माइनस है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। एंड डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर दिस रिएक्शन इज -57.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन, find delta H when 2 mole H2SO4 is completely neutralized using NaOH solution। ठीक है? हाँ, ठीक है, करो अभी। हो गया? 229 क्या कर रहा है? तेरे पास मोबाइल कैसा है? ओके। वो ऐसे उसने ऐसे नीचे से निकाला, मुझे लगा ऐसे जेब से ही निकाला कुछ तो। ओके, आ रहा है?
यार ये मैं अगर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम देके देता तो और डिफिकल्ट हो जाता। ये तो इजी करके दिया है मैंने। हाँ 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 ओके। अब देखो मैं यहाँ पे पहली बात, एक H प्लस के लिए, एक H प्लस जब रिएक्ट करेगा तो लगते हैं -57.3, बट H+O4 में कितने हैं H प्लस? 2 है ना बे। तो पहली बात तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ लोग बोल रहे थे 114 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पहली बात तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब तुम लोगों ने इधर इसके वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया था, या वो 2 मोल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो तुम लोगों को पता। बट पहली बात यहाँ पे 2 H प्लस है, तो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बनेगा -57.3 इंटू 2 as 2 H plus ions are present per H2SO4। ये समझ में आया? ये बनेगा फॉर दिस मच किलो जूल पर मोल ऑफ H2SO4। बट यहां पे कितने मोल दिए हुए हैं? 2 मोल दिए हुए हैं, तो दिस मच इज फॉर 1 मोल। ये समझ में आ रहा है? तो ये 1 मोल के लिए है, तो फॉर 2 मोल्स -57.3 into 2 into 2 as 2 mole H2SO4 are present। समझा? खत्म। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा और टेढ़ा कैसे पूछा जा सकता है। when delta H when 2 molar या फिर 1 liter of 2 molar H2SO4। समझा? तो नहीं वैसे नहीं। तो यहाँ पे मोल्स ही ढूंढने हैं तुम लोगों को। अरे मैंने सेम रखा है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वो करके तुम लोगों को 2 मोल आते, फिर बाद में आगे कैलकुलेशन करते हैं। समझा? ठीक है, तो वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी थोड़ा सा कंबाइन करके ऐसे दे सकते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन लेना है। ठीक है, अब एक और एक क्वेश्चन। रेडॉक्स का डाउट सेशन भी लेना था आज, याद है ना? हाँ, फिर बाद में मैं 2 हफ्ते के बाद आऊँगा। नहीं मतलब आज अभी थोड़े से तुम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देना। 99 ही है ना बे, 99 में से पकड़ के चलो, तुम लोगों को 20 में डाउट है, 20 में से 15 भी अगर हो गए तो सफिशिएंट है। हाँ नहीं, मैं इधर ओपन, तुम लोगों ने डाउट लिख के नहीं लाए हो क्या? होमवर्क लिखने की हैबिट भी डाल दो बे बुक में, हमेशा फोन नहीं मिलेंगे। अभी आज दे दूंगा, ठीक है, रुको। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हेडिंग नहीं मतलब क्वेश्चन लिखो। बस बातें बंद। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन when acetic acid is reacted with sodium hydroxide is -55.4 kilojoule per mole। Find ऋषि नहीं क्या उसका नाम, शुभ, बातें बंद। फाइंड कृषि नहीं रे, ऋषि बोला था मैंने, ऋषि। तो जब अरे यार चुप बैठो ना यार, पका रहे हो, एक नाम गलत लेता हो 4 जन पूछने लग जाते हैं। फाइंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
एसिडिक एसिड। लिखो। चलो लिखो, बताओ इसका आंसर ढूंढो, देखते किसको आता है क्या। हृदय करना बेटा, एक आंसर दे मुझे ऐसे। क्या बट गलत। बात ओके, चलो मैं बताऊँ अभी। वेरी नाइस, करेक्ट है, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, बट यार कुछ क्या और प्लस माइनस कुछ तो वो भी। हाँ भाग, अब क्या माइनस नहीं तो प्लस होगा ना। हट, कुछ नहीं। अब चलो मैं बताओ, एक्सप्लेन करूं, ध्यान दो भाई। नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ऐसे सुनो भाई, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी रहनी चाहिए? -57.3 फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ओनली। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने जो वैल्यूज लिखी है वो किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज दे अंडरगो 100% डिसोसिएशन। बट जब वीक एसिड रहता है तो नाटक करता है, बोलते मुझे नहीं टूटना है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो भाई। अब ये ऐसे इजीली H+ दे पा रहा है क्या एसिडिक एसिड? नहीं, तो इसे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है क्या? इसे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई वो कितनी है वो निकालने बोला है। क्वेश्चन समझा यहां तक का? पक्का? अब न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? -57.3। बट इसके न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? मतलब जो गैप है वो किसके लिए यूज हुआ? हाँ, उसको डिसोसिएट करने के लिए। समझा? पक्का? एंड ये कितने से कम हो, मतलब कितना है भाई, इसमें कितना ऐड करूंगा? -57.3 में कितना ऐड करूंगा तो ये बनेगा +1.9, क्योंकि उसके बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना भाई। तो वो +1.9 किस में गया? एसिटिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में। मैंने क्या बड़बड़ किया? समझा? पक्का? ओके, तो ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इज जनरली -57.3 किलो जूल पर मोल प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो है -57.3 किलो जूल पर मोल, इट इज क्या बोलते हो उसको? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर। बट अगर वीक एसिड वीक बेस का रहेगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। समझा? पक्का? ओके, तो ये जेई में आके क्या हुआ है, तो अभी हम लोग इसके थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे, छोड़ो, लिख दो मैं। हो गया ये? आगे बढ़े। नहीं तो बढ़ सकता है वैसे तो। अब ये मेरे मनगढ़ंत नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन
यूजिंग above questions डेटा, ठीक है। ये ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा, वो पहले वाला क्वेश्चन प्लस इनको दोनों को क्लब करके और डिफिकल्ट अगर बनाना होगा तो, ठीक है। यूजिंग अबव क्वेश्चंस डेटा फाइंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH if enthalpy of neutralization of acetic acid and ammonium hydroxide is 53 किलोजूल पर मोल। तो ये पूरा ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताऊँ, ये तुम लोग ट्राई करो। इसमें तुम लोगों को वो प्रोसेसेस समझनी पड़ेंगी तब जाके आएगा ये, ठीक है। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसे एक चैप्टर पूरा करने वाले हैं जिसमें ये सब रिएक्शंस भी हैं। डोंट वरी, ये सब रिएक्शंस भी पढ़ाई जाएंगी, बट धीरे धीरे। हाँ, बाय द वे अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? तो उसको भी ब्रेक डाउन करने में भी एनर्जी लगेगी। ये ध्यान दो, जनरली अभी पहले वाले में कैसा था, एसिडिक एसिड को ही ब्रेक डाउन करने में एनर्जी कुछ तो लग रही थी, जो हम लोगों ने निकाला 1.9। बट अभी बाजू वाले में एसिडिक एसिड को भी ब्रेक डाउन करने में एनर्जी लग रही है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी एनर्जी लग रही है। तो ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन और कम हो गया। पहले में कितना था, 55.5, सॉरी 4, अभी वो 53 हो गया। और माइनस है, वो माइनस कर लो जरा प्लीज, -53 किलोजूल, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज माइनस, वो गलती से, हाँ 0.7 नहीं, हाँ करेक्ट है। तो देखो भाई, सिंपल रख रहा हूं इसको। Enthalpy of neutralization is -57.3 plus enthalpy of dissociation of acetic acid plus enthalpy of dissociation of ammonium hydroxide। ये समझ में आ रहा है क्या? पहले वाले में कैसा था, सिर्फ इस एसिडिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में कुछ एनर्जी लग रही थी, तो वो हम दोनों ने डायरेक्ट निकाल दिया था। बट अभी इसमें इन दोनों की रिएक्शन है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, तो अभी इन दोनों को ब्रेक डाउन करने में कुछ एनर्जी लगेगी। जब भी हम लोग ये दोनों के लिए निकालेंगे तो ये दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट डेटा, पहले वाले का कितना आया था 1.9, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड फिर बाद में सबको सॉल्व करेंगे। यू विल गेट योर आंसर। नहीं समझा? पक्का? या अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो, मतलब ऐसे, ठीक है। चलो रेडॉक्स की क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री ओवर। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्लॉट एंड क्लॉट उतना खत्म करना है, फिर बाद में चैप्टर खत्म, ठीक है। मतलब एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, हाँ भाई, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी ये पार्ट बाकी है, फिर बाद में थर्मो खत्म, ठीक है। प्लस 1.4 ना भाई, ठीक है 2.4, ठीक है। क्या हुआ? चलो बोलो। अरे फोन लेने में तुम लोगों को बहुत टाइम चला जाएगा यार। नहीं रुको, तुम लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के तो समझ में आ जाएगा ना कि भाई हाँ ये डाउट था। मैम जरा फोन घेऊन या ना सर्वांचे, हाँ सर्वांना द्यायचे।
बातें बंद। देऊन टाका। ए जल्दी जल्दी पास करो भाई, रुको। ये फोन किसका है? पास करो। ये फोन किसका है? आर्या को पास करो। ये फोन, ये वाला मोटो पास करो। ये OnePlus तुम्हारा ही है, ओके। ये आईफोन भव्या को पास करो। 14 बच्चे में से बस 4 ही फोन आए 8 वालों के। एकदम सेकंड लास्ट बेंच तक जाना है। ये वाला लास्ट बेंच तक भेजो, लास्ट बेंच। बाकी ये लोग फोन क्यों नहीं रखा था? हर्ष, किसने फोन नहीं रखा था मैम? ये कौन सा? ये वाला, ओके। लेकर को पास करो। ये वाला, ये भी पीछे ही पास करना है अवनी। और ये वाला, ये कृषि को पास करो। किसने फोन नहीं रखा था? चलो बाद में वो बाद में देखते हैं। अब नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी डाउट्स बताना स्टार्ट करेंगे, टाइम पास नहीं। मोबाइल साइलेंट पे करो सब जन पहले। एंड तुम लोगों को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर दिखा ना मुझे ऐसे डाउट भी आया कि टाइप कर रहे हैं मैसेज या फिर कुछ, तो मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तुम्हारा फ़ोन भी मेरे साथ 2 हफ्ते के लिए चला जा सकता है, ठीक है? तो अगर कोई भी मुझे ऐसे टाइप करते हुए दिखा कुछ भी, और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था, आंसर सर्च कर रहा था, कुछ भी। देख जैसे ये देखिए, कुछ तो अभी टाइप कर रहा है। क्या? अच्छा, वेब ब्राउजर पे है ना तुम लोगों का घटिया फ़ोन। हाँ, तो वैसा अगर कोई दिखा मुझे और, ठीक है, तो देख लेना। 2 हफ्ते मेरे साथ रहेगा तुम्हारा फ़ोन फिर। ठीक है, मुझसे तू गुस्सा मत कर। रुको ज़रा, पहले ओपन हो गया। ए, इसको साइन आउट किसने किया? कौन है वो हराम को? चलो, हाँ रुको जरा 1 मिनट। पहले हाँ, जेई मेंस फर्स्ट क्वेश्चन, बातें बंद यहाँ पे। तो ध्यान दो, द कंपाउंड दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन इज NaOH, ठीक है? सब जन यहाँ पे देखेंगे अभी, बातें बंद। सुनो भाई, अब इसमें होता कैसे है? पहली बात, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या रहता है? तो देखो, स्टैंडर्ड क्या रहता है? जिसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता रहे, ठीक है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है HCl और NaOH का टाइट्रेशन, उसमें हम लोगों को किसका कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन पता था? NaOH का। NaOH हम लोग एक ड्रॉप करके डालते हैं एंड उससे वो कलर चेंज होता है, मज़ा आ जाती है। समझ में आ रहा है? अब इसमें NaOH इज अ स्टैंडर्ड मटेरियल जिसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पहले से पता है। समझ में आ रहा है? बट NaOH कैनॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या रहता है? ध्यान दो, स्टैंडर्ड एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड दोनों में अंतर है। देखो यहाँ पे, तो अगर मैंने 1 मोलार NaOH बना दिया few years later, ठीक है, हम लोग से, तो ये कुछ सालों के बाद ये 1 मोलार नहीं रहता, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये शायद से कुछ सालों के बाद 0.8 मोलार बन गया रहेगा,
बता रहा हूँ ना, बाहर रुको शांति। तो पहली बात, ऐसा स्टैंडर्ड फिर भरोसेमंद स्टैंडर्ड बनेगा क्या? नहीं, इसके ऊपर भरोसा करना डिफिकल्ट हो गया। तो कैन इट एक्ट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? इट एक्ट एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब इसका रीजन क्या रहता है? बिकॉज NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं इसको? ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाएगा। पानी को एब्जॉर्ब करते करते इसमें और पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया और धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, अगर ये NaOH है, ये बहुत सालों तक हम लोगों ने ओपन रख दिया, बंद नहीं किया अच्छे से, एंड फिर बाद में एयर के अंदर क्या है? CO2 है। NaOH प्लस CO2 फॉर्म्स Na2CO3। सुना है ऐसा कुछ? तो ये Na2CO3 भी बना सकता है। तो इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो कैन इट एक्ट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? कौन से मटेरियल प्राइमरी स्टैंडर्ड एक्ट नहीं कर सकते? जो हाइग्रोस्कोपिक रहे। तो जिसमें एक C आ गया, C, और कौन सा है? D है, D है। अब A, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, सोडियम टेट्राबोरेट है। फिर समझ में आ रहा है? मतलब A वाला जो है ना, ये Na2CO3 नहीं, Na2Cr2O से वाला, भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से बोल रहा हूँ। तो ये अपना एकदम मतलब मस्त ड्राई रहता है, सालों तक ऐसे सूखा सूखा ही रहता है, उसके अंदर पानी नहीं कभी पकड़ता। ठीक है, तो सोडियम टेट्राबोरेट शायद से वो रहेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, D। अच्छा, D एंड E नहीं, अरे ये भी है ना ऑप्शन C, मतलब हाँ, मतलब वही है ना, वो करेक्ट आंसर। रुको, हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? C, D एंड E, क्योंकि सिर्फ C एंड D नहीं है ना बे। NaOH एंड FeSO4 वो उतना भी नहीं है। रॉन्ग है, तो क्या आंसर दिया है? ACD दिया है। तो ठीक है ना, अभी C और D अपने को वो नहीं पता था, अभी क्या कर सकते हैं? NCERT में लिखा के दिया होगा अभी, किधर? तो एक फिर गलत हुआ, शिट। ठीक है, तो NCERT एक बार चेक कर लेना, मतलब सिर्फ। ठीक है, क्या? हाँ, तो वो पहले तो क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं ऐसे थोड़ी बहुत चीजें तो बता ही दूंगा, नो डाउट। ठीक है, एंड फिर बाद में कौन सा हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल, उसके लिए तुम लोगों को एक बार NCERT अच्छे से गो थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, थियरी के क्वेश्चन में एक ये रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड, हाँ, in oxalic acid versus KMnO4 in presence of H2SO4 titration, the solution needs to be initially heated to 60 degree, but no heating is required in ferrous ammonium sulfate versus KMnO4 titration in presence of H2SO4. In oxalic acid versus KMnO4 titration, the initial formation of MnSO4 takes place at high temperature, which then acts as a catalyst for further reaction. In case of FAS, heating oxidizes Fe2 plus to 3 plus by oxygen air, and error may introduced in the experiment. Seems correct. हाँ, मतलब ये कैटलिस्ट वाला पार्ट जो है ना, वो हम लोग बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, बट ऐसा एक है, बट ये ना कहाँ पे है पता है? वो मैं भूल गया, वो चैप्टर निकल गया अपने सिलेबस में से। सरफेस केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, KMnO4 में MnO2 एक्ट्स एज अ सेल्फ कैटलिस्ट। MnO2 क्या? नहीं, तो इसलिए सेफर साइड वो चैप्टर, मतलब वो एडवांस के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो अभी मतलब रिसेंट ईयर्स में, मतलब लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। बट MnO2 रहता है, MnSO4 भी है आई गेस। ठीक है, आई गेस। तो अगेन यार थियरी है, थियरी में ना ये थोड़ा सा ऐसे दिक्कत है, एक बार NCERT रीड करनी पड़ेगी तुम लोगों को। बट इन ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, the solution needs to be heated initially to 60 degree। ये देखो, ये इतना पार्ट तो करेक्ट है। अगर तुम लोग Fe2 प्लस को Fe3 प्लस मतलब हीट करोगे तो वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना पार्ट करेक्ट है। एंड ये वाला पार्ट जो है, बट फिर इसमें भी एरर आ जाएगा ना बे, द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ, रुको एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, करेक्ट ही लग रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऐसे ही लग रहा है। मतलब फिर देखते हैं। हाँ भाई, गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या? अच्छा स्टेटमेंट, अच्छा बोथ आर ट्रू, हाँ वही किधर है? बी, हाँ ओके, हाँ वही है।
ठीक है। ये देखो ये सेल्फ कैटलिस्ट एंड ऑल जो है ना वो आगे जाके मतलब सरफेस केमिस्ट्री में मैं पढ़ाई दूंगा जब एडवांस का पार्ट रहेगा तब, ठीक है, बट है अभी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, रुको एक मिनट, हाँ इधर दो टैब्स के ऊपर है वो मेरा ध्यान गया। हाँ तो some CO2 gas was kept in a sealed container at a pressure of 1 atmosphere. Okay, this entire amount CO2 gas was later passed through aqueous solution of this. The excess of unreacted COH twice was then later neutralized with this. The volume of the sealed container, ठीक है, volume of the sealed container of CO2 was X, then X is this much. Okay, ठीक है। पहली बात ये थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट है एंड थोड़ा बहुत रेडॉक्स है, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, बैक टाइट्रेशन जैसा है, ठीक है। इसमें कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाँ एंड फिर बाद में HCl के साथ, समझे ना, समझा। तो डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंट से कर सकते हैं, बट इसमें दिक्कत ये है कि तुम लोगों को CO2 का एन फैक्टर पता है क्या? ओके, तो CO2 का एन फैक्टर 2 है, CO2 प्लस COH ट्वाइस, डायरेक्टली CaCO3 मिलता है, समझा? नहीं पता, रुको मैं दिखाता हूँ। CaOH twice plus CO2 gives us CaCO3 plus H2। ये ऐसे कुछ रिएक्शन सुनी है तुम लोगों ने ना, वो वाइट पीपीटी बन जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फूक मारेंगे उसमें, पता ही है, स्लिप लाइन में पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है। तो इसमें एक CO2 कितने OH के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 के साथ। तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ CO2? 2, समझा। एंड व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? 2। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ HCl? 1। एंड फिर इक्विवेलेंस बैलेंस करेंगे, देखो भाई, तो डायरेक्ट करेंगे चलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस से, एन फैक्टर समझा? ओके, तो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ COH twice is equal to number of equivalence of CO2 plus number of equivalence of, क्या बोलते हैं उसको, HCl, समझे? COH twice का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? Okay, some CO2 gas was kept in a sealed container at 1 atmosphere. Okay, तो देखो भाई, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, दिख रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाँ यहाँ पे है कुछ तो गिवन, द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ COH twice, दिख रहा है ना। तो द एंटायर अमाउंट ऑफ, मतलब ये इसका, इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये STP है, STP पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है? V by 22 to 22.4, पता है नहीं ये? PV is equal to NRT, उधर से तो नहीं पता होगा, तो PV is equal to NRT, तो N is equal to PV by RT, समझा? R into T, STP पे रहता है 22.4, P की वैल्यू है 1, समझा? तो ये हो गया V by 22.4 which is X by 22.4 into its n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना बोला हम लोगों ने? 2, समझे? एंड यहाँ पे they are saying the entire amount of CO2 reacted with exactly half the initial amount of COH twice। मतलब COH twice के initial moles कितने हो गए? X by 44। हाँ नहीं, इनिशियल टोटल 2x हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 2 times x by 22.4 into its n factor which is 2। फॉलो कर पा रहे हो क्या? CO2 के नंबर ऑफ मोल्स ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स के डबल है, 2 times CO2 ऐसा लिखा है, तो CO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर बाद में अपना HCl कितना है? 0.1 into 40 into 1 upon 1000। ये समझे? ML में पूछा है ना, तो उसको वैसे ही रखो। ML में ही पूछा है, किधर है? क्यूब में पूछा है मतलब।
तो वैसे ही नहीं मत वैसे, क्योंकि रुको, लीटर हाँ चलेगा, तो वैसे ही भी चलेगा, हाँ करेक्ट। यहाँ पे ये लीटर में लेंगे तो ये भी लीटर में रखना पड़ेगा, और ये अगर ml में लेंगे तो ये भी ml में, तो चलेगा, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए चलो निकाल देते फिर इसको, 1000 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि आंसर ही ml में पूछा है, तो ml में आ जाएगा। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल, ये x इधर लाते हैं तो ये माइनस हो गया, 2x माइनस x, तो x बाय 22.4 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू, नहीं सर, वो उधर का भी तो 40 का 20 हो जाएगा ना, 2 से कैंसिल किया तो क्या 40 से 2 कट गया तो उधर तो ऐसा ही है, तो ओह हाँ यस, तो ये भी 20 हो जाएगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, एंड फिर बाद में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44.8 cm क्यूब, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आंसर आएगा 45, समझे, ठीक है। ये बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन था, बस उसमें तुम लोगों को वो क्या बोलते हैं, H2SO4 के बदले CO2 आ गया। हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन H2SO4 के लिए ऐसे ही कुछ किया है, देखो चेक करना बाद में, ठीक है। अगेन ये तुम लोगों को ऐसे क्लियरली एकदम लेंदी दिखेगा, समझ में आया ही होगा पढ़ने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने का जिसमें इतना सारा डेटा रहे और इतना सब उसको मैनेज करना पड़े। नहीं सॉल्व करने के मतलब एंडिंग में टाइम बचे तो करो, बट टाइम वेस्ट मत करो, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। क्या जेई में है ना, आया ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, लिख दो, बाद में लिखना, अच्छा मतलब कुछ से भी सॉल्व कर लेना बाद में, रुको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अबे क्या पूरे इसमें ही डाउट है क्या, मतलब हो बाद में हो गए थे ना डाउट्स, मतलब स्टार्टिंग में डाउट्स है ना दादा क्या, ओके क्या ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, ओके हाँ, हाइग्रोस्कोपिक, इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल, वो सब देख लेना, ठीक है। ये देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या रहता है, सुनो सुनो सुनो, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या रहता है, जो एक बार एक चीज का कंसंट्रेशन उसका बना दिया तो जिंदगी भर उसी कंसंट्रेशन पर रहे, मतलब उसने पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए क्या, एयर में किसी तरह रिएक्ट करना चाहिए क्या, नहीं, एंड सेकेंडरी मतलब कि वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व भी, मतलब ये यहाँ पे लिखा है ना, इट शुड रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, मतलब इजीली पानी में डिसॉल्व भी होना चाहिए, कि थोड़ा डाला फटाक से डिसॉल्व हो गया, जरा टाइम पास नहीं, क्योंकि इनसोल्यूबल रहेगा। लड़ से कि तुम लोग फिर हीट करके उसको बोलोगे हीट करेंगे डिसॉल्व कर देंगे, बट ठंडा होने के बाद वापस पानी के बाहर आ जाएगा ना भाई, समझा, तो वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए, ओके। तो वो एक बार देख लेना, एनीवेज इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो ये रॉन्ग हो गया, रेडिली करेक्ट है, इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हाँ ओके, तो मतलब आइडिया लग गई होगी ना। जब वो रेडिली सॉल्युबल होगा तो वो रिएक्ट कर देगा ना इजीली वाटर से, नहीं, सॉल्युबल होना मतलब सिर्फ डिसॉल्व, NaCl इज रेडिली सॉल्युबल, बट HCl और NaOH बनाता है क्या, कंसंट्रेशन बट चेंज नहीं, पानी में डिसॉल्व इजीली हो गया ना जब सॉलिड हम लोग ने ऐड किया, तो वैसा स्टैंडर्ड बनाना मतलब देखो NaOH भी सॉलिड रहता है, हम लोग लैब में कौन सा यूज करते हैं, एक्वियस, पानी में डिसॉल्व करता है, अगर वो अच्छे से डिसॉल्व ही ना हो तो काहे का स्टैंडर्ड, वैसा, ओके। अब नेक्स्ट डाउट 8th वाला, हाँ क्या 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 नहीं, हाँ इसी में है, ओके। अब नेक्स्ट, हाँ NCERT बताओ भाई जल्दी, ये थियरी का पार्ट जो रहेगा ना वो NCERT से रीड करने का, 12th वाला, ओके 12th, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट is a primary standard for hydrogen, okay, the titration in this titration phenolphthalein can be used as an indicator, okay। अब ध्यान दो भाई, पहली बात पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, सक्सिनिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, पहली बात एक सक्सिनिक एसिड है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, बट देखो सक्सिनिक एसिड ऐसा कुछ रहता है, CH2 COH, ऑक्जेलिक एसिड का भाई, COH में 2 अगर और एक्स्ट्रा के कार्बन आ गए तो उसको बोलने का सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, लेट अस अज्यूम, नहीं बट ये वीक एसिड है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है,
वो हम लोग मतलब फिनोफ्थलेन ये इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में यूज़ करने वाला इंडिकेटर है, ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1 सिम्स करेक्ट 2 सिम्स रॉन्ग, ठीक है। क्या हुआ, दोनों करेक्ट दे दिए, ठीक है। तो आयनिक में एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी के लिए साइड लाइन करो बे, मतलब इंडिकेटर्स में तुम लोगों को बाद में आयनिक में पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड ऑल वो सब तुम लोग एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 14th ये क्लासरूम में सॉल्व किया था, इसका डाउट है बताओ एक बार, देख सिर्फ रीड कर लेंगे। 15th एसिड अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, अगेन ये रिएक्शन वाला पार्ट है। पहली बात, एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन के अंडरगो जा सकेगा क्या, वो एक बार देख लो। ये 0 में है, 0 से ये -2 में जा सकता है, एंड वैसे ये 0 से यहाँ पे +2 में भी जा रहा है, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो थ्योरेटिकली हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरे हाँ बट एक्चुअली ना एसिड नहीं वैसे नहीं, एसिड ना मतलब सल्फर नहीं वो दूसरी रिएक्शन है, हाँ नहीं ठीक है, हाँ वो दूसरी रिएक्शन है। एंड ClO4- कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ClO4- जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, पहले से वो +7 में है, +7 से वो सिर्फ नीचे रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, वैसा समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट किस तरह 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद 24th के पहले बीच में कोई एक डाउट, क्या है भाई इसका, हाँ वाईफाई चला गया, अबे तुम लोग क्यों सब जन वाईफाई यूज कर रहे हो, बट सालों और तुम लोगों को वाईफाई का पासवर्ड किसने दिया, हाँ मुकेश सर ने, हाँ अच्छा तो वायरल हो गया, सालो गरीबो। अरे 24th कैसे सॉल्व कर, हाँ आ गया चलो। चलो 20 ml ऑफ कैल्शियम, बैक टाइट्रेशन का है, सेम अभी जो CO2 का किया था वैसे ही है। चलो अब नहीं वो इंडिकेटर है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखो बे ये बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, अभी जो CO2 का करवाया था ना वही है। व्हाट इज हैपनिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद अननोन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, ठीक है। And then they are asking that 20 ml of standard solution of HCl containing 2 drops when titrated with calcium hydroxide, the mixture showed pink color when burette displayed the value of this much, whereas the burette showed this initially. हाँ अब इसमें उन्होंने शायद से मतलब क्या बोला है वो एक बार तुम लोग घर पे आके वापस देखना। यहाँ पे 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, पहले सुनो बे, यहाँ पे 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, बैक टाइट्रेशन नहीं है। पहले एक एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, H2SO4 के साथ, दिख रहा है। एंड फिर बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट में HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, समझ में आ रहा है। द मिक्सचर शोड पिंक कलर व्हेन burette displayed 35.5 ml, whereas burette showed 25.5 ml initially. तो कब है, एक मिनट, हेलो हाँ हाँ क्या, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, टाइम ही नहीं है। हाँ तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसे हो रहा है, 35.5 ml डिस्प्ले किया पहले, हाँ ओके। सुनो बैक्स, तो उन्होंने दूसरे कंडीशन में क्या बोला हुआ है, HCl जो हम लोगों ने लिया, HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 ml, इसके थ्रू हम लोगों ने टाइट्रेशन किया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, समझ में आ रहा है। एंड उसका टाइट्रेशन करते वक्त 20 ml HCl लिया एंड इसको हम लोगों ने टाइट्रेट किया किसके अगेंस्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या टाइट्रेशन करते वक्त ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई एंड इनिशियली कितनी थी, मतलब HCl को कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा 10 ml। वो सिर्फ थोड़ा सा वर्डिंग कंफ्यूजिंग लगा मुझे और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ नहीं पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन मिसिंग है, समझ में आ रहा है। तो HCl का यूज करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.5 ही आएगा, लिखा 20 ml हाँ। देखो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू HCl का इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू बी इंटू एन फैक्टर, m इंटू बी इंटू एन फैक्टर, समझ में आ रहा है। अब मुझे पता है HCl का मोलरिटी कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, एंड एन फैक्टर H के क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 10, एन फैक्टर 2, मोलरिटी वही ढूंढना है, समझा। तो ये हो गया 20 से 20 कैंसिल, आंसर आया 0.5, समझा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया 0.5। अब उस 0.5 0.5 मोलार 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने रिएक्ट किया 10 ml के अननोन सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। तो H2SO4 कितना होगा, H2SO4 आ रहा है 0.4, 1 ओके 1 आ रहा है, समझा, ये समझे पक्का। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, दोनों को अलग अलग हम लोगों ने ट्रीट किया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको इसके साथ इक्वेट करने जाएंगे तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अननोन, उसका भी अननोन, हाँ वैसा था, ठीक है। ऐसे सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी थी, घुमाई हुई थी और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ वही समझ में आ रहा है, बट चलते। अब क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय 2 ml of मोलार मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। ओके ध्यान दो। पहली बात यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट Fe SO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ठीक है, इज रिएक्टेड विथ KMnO4, समझ में आ रहा है। ये इस रिएक्शन में क्या, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ये पूरा इधर रिएक्शन सॉल्व करना है अपने को, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, समझ पा रहे हो। अब पहली बात, फेरस अमोनियम सल्फेट का एन फैक्टर था 1, ये आई गेस हम लोगों ने किधर तो देखा होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं FAS, क्या बोलते हैं, FAS, ऑल्सो कॉल्ड एज मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें इसका एन फैक्टर 1 रहता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे Fe जो है वही एक रिएक्ट करेगा, Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, तो क्या बनेगा Fe2 SO4 थ्राइस, समझ में आ रहा है। प्लस अमोनियम सल्फेट का वो चेंज होगा क्या, नहीं, ये भी बनेगा अमोनियम सल्फेट ही, वैसे के वैसे रहेगा, समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे KMnO4 क्या बनाएगा, Mn2+ बनाता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो Mn2+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, MnSO4 बनाएगा, H2SO4 के SO4 के साथ MnSO4, समझा पक्का। एंड प्लस KMnO4 में K भी है, K SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, K2SO4। एंड इन्होंने पहले से बोल के रखा है कि ये 2 मोल है, समझा। पहले कौन किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है वो समझ में आ रहा है, पहले जैसे कर रहे थे वही कर रहे हैं, बस यहाँ पे H2SO4 है तो वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करके K2SO4 एंड Mn2+ के साथ रिएक्ट करके MnSO4, इतना एक, ठीक है। अब इसमें व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Mn 5 है, Mn का एन फैक्टर कितना रहता है, 5 रहता है, 2 Mn आ गए, कितना हो गया, 10 हो गया, तो इसको 10 एंड Fe का एन फैक्टर 1 ही है, तो Fe कितने लगेंगे, 10 लगेंगे टोटल, समझे क्या, ये 10, अब ये 10, तो यहाँ पे FeSO4 कितना बनेगा, Fe2SO4 5 बनेंगे, एंड अमोनियम सल्फेट 10 बनेंगे, MnSO4 2 बनेंगे, क्योंकि 2 KMnO4 है ना,
तो ये 2 K2 K2। n फैक्टर बैलेंस कैसे क्या समझ में आ रहा है? वो 10 क्यों लिखा समझा? पक्का? ओके सर हाँ एक जनरल सा क्वेश्चन है अगर एक कंपाउंड लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और एक गेन कर रहा है तो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना? लेकिन अगर दोनों लूज कर रहे हैं दोनों गेन कर रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता कभी, अगर दोनों लूज कर रहे हैं तो फिर नहीं होता ऐसा। सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन थोड़ी ना, रेडॉक्स है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ नहीं यूज करेंगे। ओके ये समझा? अब इसमें ध्यान देंगे, अब बहुत कंफ्यूजिंग है। अब इसके बाद अपने को बैलेंस करना है ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? समझ में आ रहा है? अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। वाटर को छोड़ दो, वाटर वाटर ही रहेगा, उसका कुछ रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे ये 60 H2O जो है उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। SO4 को भी इग्नोर मारो, क्योंकि SO4 कहाँ से आने वाला है? H2SO4 से, और ये SO4 से। समझ में आ रहा है? वो भी अपने आप बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। उनको छोड़ के जो भी ऑक्सीजन से उनको काउंट करो। ये समझ में आ रहा है? देखो दोनों तरफ देखोगे तो दोनों तरफ H2O, यहाँ पे H2 है तो वहाँ पे भी H2O तो अपने आप आएगा ही, ठीक है। SO4 यहाँ पे FeSO4 है तो यहाँ पे भी Fe2SO4 है, तो वो SO4 भी H2SO4 में से आ जाएंगे। तो क्या बचे? हाँ KMNO4 के ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है। और उस तरफ ऐसा दूसरा कोई फालतू का ऑक्सीजन है? नहीं है। मतलब कितने वाटर लगेंगे? 8। समझे? तो यहाँ पे प्लस 8 H2 वो करेंगे ना, हाँ। एंड प्लस, चलो अभी कर लेते हैं। एंड प्लस ये 10 और 6 60 H2। समझा? अब ध्यान दो बे, यहाँ पे 8 H2O लग रहे हैं, तो ये H2O के H प्लस कहाँ से है? मतलब यहाँ पे 8 थे तो उस तरफ H प्लस लिखने का, तो ये H प्लस कहाँ पे है? यहाँ से। तो ये कितने आएंगे? ये भी 8 आएंगे H2SO4। अब जरा पूरी रिएक्शन बैलेंस ठीक है, देखो ए बैलेंस हो गया है कि पूरा? सच में काउंट किया कि टाइम पास कर रहे हो साले? किया? हाँ ओके। क्योंकि ए देखो ऐसे जनरल तुम लोग अगर देखोगे ऐसा, मतलब ये एक ही क्वेश्चन रहेगा शायद से, और दूसरे ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा करके हम लोगों ने जो मेथड फॉलो किया वैसी बैलेंसिंग होती है। बट अगर सब कंपोनेंट्स उन्होंने कैलकुलेट करने बोल दिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। Mn2 प्लस SO4 के साथ कंबाइन होगा, K प्लस SO4 के साथ कंबाइन होगा, वो सब अकाउंट में लेके ही फिर बाद में आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक देख लेगा फटाक से। 36 ये अभी तक नहीं हुआ है, ये हम लोग अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। 36 कंपाउंड X is a weak acid exhibits color change pH close to, अरे ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम, ये इंडिकेटर्स के क्वेश्चन थे, आयनिक इक्विलिब्रियम में ही करेंगे। नेक्स्ट 37 चलो ठीक है, फिर अभी टाइम पास नहीं करेंगे। सो विद दिस we'll stop here till then, time, bye bye। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। हाँ 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 चलेगा। हाँ रेडॉक्स कंटिन्यू करेंगे। हाँ यस चलो।